हेलो एवरीवन। आज 10 अक्टूबर के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और हम लोग अपनी बात की शुरुआत अब आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों से करते हैं। कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं तो देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा न्यूज़ आर्टिकल, सरोगेसी के लिए आयु सीमा प्रतिबंध पूर्वव्यापी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सरोगेसी से संबंधित, दरअसल उस पे आधारित ये न्यूज़ आर्टिकल है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। दूसरा क्या है, भारत का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीन के दुर्लभ भू खनिजों, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है चीन के द्वारा, तो उससे संबंधित डेवलपमेंट है। और उसके बाद भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किया गया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो भारत के दौरे पे हैं, उसके संदर्भ में जो डेवलपमेंट है उस पे आधारित ये आर्टिकल है। उसका संघीय पर्यावरणीय गवर्नेंस के साथ मुद्दे, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके संदर्भ में जो केरल विधानसभा के द्वारा जो विधेयक लाया गया उसके संदर्भ में जो डेवलपमेंट है वहां उस पे आधारित ये न्यूज आर्टिकल है। तो 5 इस तरह से न्यूज आर्टिकल हैं। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियां क्या हैं। पहला, सक्षम जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। दूसरा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अंडर सी केबल्स, रोग प्लेनेट, बस पीएलआई योजना। इस तरह से अंत में एक जो है सुर्खियों में एक स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल को, आज के न्यूज टुडे को। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले आर्टिकल से आज के न्यूज टुडे के संग को शुरुआत करते हैं। पहला जो आर्टिकल है उसका शीर्षक है भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त वक्तव्य। ये आईआर पेपर 2 से संबंधित भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेंगे द्विपक्षीय संबंध। दूसरा देश हम लोग देख रहे हैं भारत यूके द्विपक्षीय संबंध है। आईआर विषय में ये सिलेबस का हमारा पार्ट है। संदर्भ ये है कि यूके के राष्ट्रपति के स्टारमर भारत के दौरे पे हैं, जो कि फिनटेक कॉन्फ्रेंस में मुंबई में हो रहा है। वहां पे ये हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, जहां पे ये संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है, जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, इसमें भविष्य में होने वाली कोऑपरेशन से संबंधित जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाएगा, उससे के संदर्भ में विभिन्न आयाम, इसमें विभिन्न बात जो है ना, प्रावधान इसमें लिखे गए हैं, इसमें जारी किए गए, बताए गए हैं। और ये विभिन्न क्षेत्रों पर जुड़े हुए हैं, जो पे आधारित होगा और उनके विकास पे आधारित होगा। क्या? शिक्षा, रोजगार, मतलब दोनों देशों में शिक्षा और रोजगार के विकास के लिए क्या काम किए जाने हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए क्या किए जाने हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी विशेष करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित, डिफेंस सेक्टर, सुरक्षा से संबंधित, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसमें जैसे भारत पैसिफिक मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, भारत पैसिफिक नहीं, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो सहयोगी राष्ट्रों की भूमिका है, उसमें यूके की क्या भूमिका होगी भारत के साथ, भारत की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो ये तमाम जो है आर्थिक पक्ष के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, ये तमाम आयामों पे जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसके संदर्भ को हम लोग समझ लेंगे कि ये एक्चुअली ये जो मीटिंग है और ये जो यात्रा है, ये पहले ही शुरुआत हो गई थी इसका। ये एक तरह से एक्सटेंशन है। जुलाई 2025 में, मतलब इसी वर्ष, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके की यात्रा पे थे। ये हम लोगों को ध्यान होगा, अगर हम लोग पीछे करंट अफेयर में देखेंगे तो यूके की यात्रा पे थे और वहां क्या साइन किया गया था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और एक्चुअली है क्या, भारत और यूके के साथ जो है हम लोगों ने एक जारी किया है भारत यूके विजन 2035। भारत यूके विजन, क्या विजन 2035। तो अभी हमने जो चर्चा किया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, रणनीति हो, जियोपॉलिटिक्स हो, सब में विकास और दोनों देशों के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की रणनीति के लिए ये एक तरह से जो बेसिक आधारभूत डॉक्यूमेंट है, ये विजन
2035, इंडिया यूके विजन 2035। ये उन्हीं के जो है सब पार्ट के रूप में हम इन सारे जो डेवलपमेंट है को देख सकते हैं, जिसमें जुलाई में एफटीए साइन हो चुका है भारत के द्वारा, और वहीं पे जो चीजें आगे आने वाली थी उसके लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और आगे भी इसमें बातचीत किए जाएंगे, जिसमें कि हम लोग जिसके बारे में हम लोग अभी इस आर्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, तो यही है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पुष्टि की गई। तो इस विजन 2035 का एक महत्वपूर्ण कड़ी एक श्रृंखला के रूप में इसे देख सकते हैं। और क्या संयुक्त प्रधानमंत्री की ये यात्रा थी, हमने ये डिस्कस किया ही, और इससे क्या आर्थिक समृद्धि को मजबूत करना, रक्षा सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना, तो ये सारे पक्षों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? नेक्स्ट डायमेंशन यही है कि एक बार इस ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या क्या चीजें हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं कि मूल में इसके क्या है कि जो भारत और यूके के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसे मजबूत करना, उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना, जिससे दोनों राष्ट्रों को उसका लाभ मिल सके और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी हो। तो सबसे पहले क्या, प्रौद्योगिकी और नवाचार के दृष्टिकोण से हम लोग देख लेते हैं पहला पॉइंट कि क्या है इसमें एक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे। ये सब चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के आधार पे दोनों देश क्या कर रहे हैं, कुछ संस्थाओं को स्वागत किया है, जैसे इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, समझ रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ये काम है। चेन ऑब्जर्वेटरी, यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड, मतलब कुल मिला के क्या ये पूरा का पूरा क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन, मतलब प्रोडक्शन से लेकर उसकी आपूर्ति तक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के एक तरह से ज्वाइंट वेंचर होगा ये, और उसको प्रेरित करेगा। समृद्धि, व्यापार और निवेश में ग्रोथ को कैसे, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को कैसे प्रभावित करना है व्यापार और इन्वेस्टमेंट में, कि क्या है, भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, इसकी बात हमने की, सेटा। यही बातें जुलाई में हुई थी जिसे अभी करना था, और इस पे अभी चर्चा चल रहा है, और जिसे जल्द से जल्द जो इस पे अनुमोदन किया जाना है, इसमें यही बातचीत की गई और इसमें यही जारी किया गया। इसमें इस ज्वाइंट स्टेटमेंट रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वही हिंद प्रशांत और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के दृष्टिकोण से दोनों देशों में इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो संस्था आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहिए, अभी चर्चा में काफी, तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है द्विपक्षीय संबंध में, और उसके अंदर किए जा रहे जो समझौते का हिस्सा है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या, प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन जो है यूके के साथ किए गए संबंधों से संबंधित हैं। तो ये इनका नाम, इस संस्थाओं का नाम या ये सब जो पहल है, इनिशिएटिव, लिखे जा सकते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रक्षा और सुरक्षा से संबंधित इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये भी ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, इसे क्या, जो सागरीय रणनीति है, जो महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना और रणनीतिक दृष्टिकोण से अपनी स्थिति बना पाना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए के दृष्टिकोण से जो भारत की रणनीति है उसमें यूके कैसे सहभागी बनेगा, तो उसी के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं, इस इनिशिएटिव को। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखिए इसके एप्लीकेशन को, ये बात तो हो गई। साथ ही भारत की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल प्रणालियों को प्रारंभिक आपूर्ति के लिए G2G, मतलब सरकार से सरकार रूट के तहत समझौता किया गया है। ये आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, मतलब मिसाइल प्रणाली का ही एक प्रकार है जो लाइट वेट है, छोटा है, जो डिफरेंट सेगमेंट में यूज किया जा सकता है, मतलब इसका डिप्लॉयमेंट आसान है। डिप्लॉयमेंट आसान मतलब नेवी के लिए भी डिप्लॉयमेंट, मतलब जहाज के ऊपर भी, जहां बड़ी मिसाइल प्रणालियों को लगाने में समस्या हो सकती है या चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, वहां पे लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, इसकी काफी उपयोगिता हो सकती है नेवी के पर्पज से। तो इसका ऑर्डर भी हो चुका है और घोषणा भी किया जा चुका है, ये खबरों में आ भी गया। ये
पेपर में छप भी चुका है अभी, कि मतलब न्यूज प्रकाशित हो चुकी है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उनके द्वारा घोषणा किया जा चुका है कि 468 मिलियन डॉलर की सप्लाई करेगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का। तो ये इस ज्वाइंट स्टेटमेंट का एक पुख्ता जो है, इसमें दोनों देशों ने परिचय भी दे रहे हैं कि हम इस पे आगे इस पे कार्रवाई करेंगे और हम इसके लिए सीरियस और गंभीर हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम पे कुछ बातें और भी, जैसे हमने बात किया था कि ग्रीन एनर्जी, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी, तो सबसे पहले क्या, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप फंड, मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, तो उनको खड़ा करने के लिए, उनके लिए जो फंड की आवश्यकता है, तो एक फंड का निर्माण किया गया है और उसमें क्या, एसबीआई के साथ समझौता किया गया है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार और यहाँ पे क्या, एसबीआई, ठीक है, उसके तहत। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें विशेष करके जलवायु परिवर्तन से संबंध में जो भारत की कार्रवाई है, जो भारत इसमें बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, मतलब यहाँ की जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलप हो रही है, जो पूरा इकोसिस्टम, उसमें फंडिंग आएगा। फंडिंग हम लोग भविष्य में देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके मायने हो गए। शिक्षा, संस्कृति और लोगों के मध्य सहयोग, तो दो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, जैसे बेलफास्ट में क्वींस यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू करने की अनुमति दिया गया है। गिफ्ट सिटी क्या है, हमें पता होगा, ये बेसिकली क्या है, ये आईटी हब है, आईटी और फाइनेंस हब है। कहाँ है, गुजरात में। तो इसे एक हब के रूप में विकसित किया गया है, पूरा का पूरा एक सिटी ही बनाया गया है, जहां पे जो स्टार्टअप के लिए एक पूरा का पूरा एक माहौल बने, जहां पे फाइनेंसर भी हो, मतलब इन्वेस्टर भी हो, स्टार्टअप करने वाले भी हो और डिफरेंट स्किल पर्सन भी हो, जिससे कि पूरा का पूरा ये पूरा इकोसिस्टम बने और डिफरेंट स्टार्टअप उभर कर सामने आ पाए। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे गिफ्ट सिटी जो है बकायदा इसमें अपने कैंपस को खोलने की बात हुई, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सप्लाई, पूरा का पूरा जो स्किल चेन है यहाँ से लेकर यूके तक, वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो उस तरह से जो कुशल लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो अपना योगदान दे सकते हैं। क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहयोग क्या है, दोनों देश वर्तमान विश्व व्यवस्था के अनुकूल, तो बेसिकली मतलब क्या, विश्व के विभिन्न मंचों में भारत को के सहयोग की बात की गई है। किसके द्वारा, यूके के द्वारा। इसमें वही, जैसे हमारी जो बहुत पुरानी मांग है, क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सीट के लिए, और हम लोग इस कारण से जो है ना सुधार की मांग करते रहे हैं यूएनएससी की व्यवस्था में, कि उस व्यवस्था को और अधिक जो है, और अधिक पारदर्शी और अधिक जो है बहुपक्षीय बनाया जाना चाहिए, मतलब अलग अलग पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब विश्व के अलग अलग रीजन से आने वाले राष्ट्रों के बीच में से। तो वो जो हमारा विजन है, उसमें यूनाइटेड किंगडम का सहयोग होगा और स्थायी सदस्यता की वैध आकांक्षाओं के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन को भी दोहराया है। तो ये थी बात, डायमेंशन हमारा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट, अपना जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है, वो क्या है, भारत का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30। तो सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30 ये जारी किया गया है। ये कहां जारी किया गया है, आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कन्वेंशन था, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस था 2025, वहां पे ये जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण। तो ये किससे संबंधित विषय है, ये आर्टिकल होगा जैव विविधता संरक्षण, डायरेक्ट हमारे सिलेबस से संबंधित जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई। और जैसे जैव विविधता बोलते हैं हम लोग, तो क्या आता है, जीव और वनस्पति। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि भारत
पूरे विश्व में जैव विविधता के दृष्टिकोण से, समृद्धि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, जहाँ पे पूरे विश्व में, मतलब पूरे ग्रह पे पाए जाने वाले जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे हमारे देश में है। तो इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि ऐसी प्रतिबद्धताओं को लेकर सामने आना। तो इस दृष्टिकोण से ये न्यूज आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, ये सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेंगे। और ये इसका काम क्या है, भारतीय वनस्पति और जीव जंतुओं के राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन के लिए विजन 2025-30 की क्या स्थिति है उसकी विश्लेषण करना, कि इनका ये स्थिति क्या है रेड लिस्ट का। कि रेड लिस्ट क्या पूरा रिव्यू करने की आवश्यकता है, रेड लिस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब लिस्ट में जो जो जीव और वनस्पति हैं क्या वो पर्याप्त हैं, क्या कुछ छूट रहे हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो जाहिर सी बात है, और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश के क्या जैव विविधता संरक्षण का जो लक्ष्य है उसमें ये एक महत्वपूर्ण क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। अब विजन 2025-30 का जो की पॉइंट्स हैं वो उसको देख लेते हैं। क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित और सहभागितापूर्ण, यही हमने बात की, समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली कितना नंबर है ये जो रेड लिस्ट है हमारा, जो अभी तो IUCN जारी करती है। ये जो रेड लिस्ट है, मतलब इसमें जीव और वनस्पति, ठीक है, तो इसमें कितने शामिल हैं वो सही है या कुछ रह रहे हैं, तो यही बात है। पूरा लिस्ट होना चाहिए, सबसे पहले डेटा तो हो हमारे पास। तो ये प्रणाली भारत के विविध परिस्थिति तंत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों, जीव जंतुओं को वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाएगा। तो पहले हमारे पास इस तरह की प्रणाली बन जाए, जिससे कि हम पूरे विविधता वाले जो क्षेत्र है भारत में सबको कवर कर पाए, और उसमें जो शामिल हुए जीव और वनस्पति हैं उसको इसमें शामिल कर पाए, रख पाए, जिससे हम उसका मॉनिटरिंग कर पाएंगे। दायरा क्या है, यह परियोजना एक 5 वर्षीय पहल है। इसका लक्ष्य लगभग कितना है, 11,000 प्रजातियों, और 11,000 प्रजातियों मतलब 7,000 वनस्पति प्रजाति और 4,000 जीव जंतु प्रजातियों को कवर करेगा। तो ये ध्यान रखना अभी हम लोग रखेंगे, हमें अभी आगे देखते हैं क्या है कि संदर्भ आवश्यकता क्या हो गई। तो आवश्यकता यहाँ से पता चला, जैसा मैंने बताया था कि भारत जो है विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से है। समृद्धि के दृष्टिकोण से क्या है कि भारत विश्व के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। ये सब फैक्ट, बेसिक फैक्ट हैं, आपको मेंस के आंसर लिखने में भी काफ़ी मदद करेंगे, इंट्रो, कंक्लूजन या कहीं डायमेंशंस लिखने में कुछ। तो इसलिए देख लीजिए कि विश्व की लगभग 8% वनस्पति, 7.5% जीव जंतु पाए जाते हैं देश में। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये तो हमें याद ही है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये ध्यान है हमें। और लेकिन अभी तक जो IUCN की रेड लिस्ट थी, क्यों मैं बोल रहा था कि इसे रिव्यू करने की तो कहीं आवश्यकता नहीं है, जो IUCN की रेड लिस्ट है, अब तक भारत की केवल जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें 6.33% पादप प्रजातियां और 7.2% जीव जंतु प्रजातियां ही वैश्विक IUCN रेड लिस्ट में आकलित की गई है। तो देखिए कितना कम है, ये विश्व का लगभग 8% है और वनस्पतियों को 7.5% है। तो इसका क्या है, इसका मात्र जो है, इस पॉइंट का मात्र जो है 6%, 6.33%, और जीव जंतुओं का 7%। आप तो समझ सकते हैं कितना कम अमाउंट अभी तक लिस्टेड है IUCN में। तो इसलिए आवश्यक है कि देश के स्तर पे, देश में ही इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे हम आकलित कर पाएं कि हमारे यहाँ जीव जंतुओं वनस्पति की क्या स्थिति है। तभी हम सही मायने में जैव विविधता संरक्षण का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रमुख एजेंसियां कौन होंगी? प्रमुख एजेंसियां एकदम क्लियर है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके लिए? वनस्पतियों के लिए, बॉटनी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीव जंतुओं के लिए ये काम करेगी, इस पहल का नेतृत्व करेगी। कार्यप्रणाली क्या होगा? ये IUCN प्रजाति संरक्षण चक्र का अनुसरण करेगी। जो चक्र है मतलब क्या, आकलन पहले किया जाता है, योजना निर्माण किया जाता है, कार्य, नेटवर्क और संवाद किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब कभी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय क्या है यह परियोजना? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया है इस संदर्भ में, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में,
किसको फॉलो करेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? जैव विविधता अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद कीजिए 1992 रियो अर्थ समिट, क्या क्या हुआ था वहां पे? एक तो यूएनएफसीसी के द्वारा, जो आज हम लोग जो क्योटो प्रोटोकॉल और वगैरह जो किया जा रहा है, जो पेरिस समिट, ये सारी चीजें हैं जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हम लोग कार्बन उत्सर्जन से संबंध में जो काम करते हैं। एक वो हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? जैव विविधता संरक्षण के लिए सीवीडी हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी जो है, इसके भी जो कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब इसके कन्वेंशंस होते हैं। तो इसके अभी रिसेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जीबीएफ, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसे क्या बोला गया? लक्ष्य क्या रखा गया? 2030 तक 30% जैव विविधता का को रीस्टोर करना है। क्या करना है? रीस्टोर। और ये जैव विविधता कहां होंगे? स्थल पे, मतलब महाद्वीपों पे, जलीय क्षेत्र में, जलीय मतलब सागरों पे, सागर, और लवणीय जल में भी होगा ये, मतलब टाइडल भूमि में होगा। ये पूरे सब जगह सबका 30% मिनिमम ये करेगा। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? 30-30। तो यही टारगेट है इसका, तो इसको फॉलो करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, KMGBF से भी आप इसे जोड़कर देखेंगे तो इसके अनुरूप ये होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता अभी रिसेंट टारगेट यही है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में यही टारगेट दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है। इसके अलावा रेड लिस्ट आकलनों का उपयोग संरक्षण लक्ष्यों को, प्रगति को मापने के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से चीजें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 3, वो है सरोगेसी। सरोगेसी से संबंधित है। क्या है? सरोगेसी के लिए आयु सीमा प्रतिबंध पूर्व व्यापी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें बोला गया पूर्व व्यापी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब सरोगेसी से संबंधित जो देश में कानून है उन पे लागू नहीं होगा। जो कानून से पहले, मतलब कानून बनने से पहले जो लोग सरोगेसी अनुबंधों में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अपनी गए थे, उन्होंने शुरुआत किया था, मतलब सरोगेसी की व्यवस्था प्रक्रिया जो है ना में चले गए थे या उन्होंने शुरुआत कर दिया था। यही बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी आयु सीमा प्रतिबंध, एक्चुअली क्या है, अभी क्या किया गया, एक आयु सीमा पर प्रतिबंध लगाया गया, वो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसका प्रभाव क्या रेट्रोस्पेक्टिव से लागू नहीं होगा। तो मतलब जो लोग इस डेट से पहले, ये जो डेट फिक्स्ड की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इससे पहले जो सरोगेसी की प्रक्रिया में शामिल हो चुके थे किसी भी तरह से, वो भी तरीका बताया गया है क्या क्या है, कैसे माना जाएगा। जो इस डेट से पहले, जिस डेट की बात की जा रही है, तो उन पे ये चीजें लागू नहीं होगी, ये वाली आयु सीमा वाला प्रतिबंध। तो संदर्भ यही है। सरोगेसी हम लोग समझ सकते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए एक दंपत्ति जब समस्याग्रस्त होता है, जो सक्षम नहीं होता, तो वो किसी दूसरे महिला के लिए, दूसरे महिला से गर्भ को किराए पे ले सकता है। तो उसके बदले उसका के द्वारा एक मूल्य निर्धारण किया जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सब चीजें जो है ना की जा सकती हैं कानून के बाद, क्योंकि कानून यही कहता है। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था कल्याणकारी बनी रहे। कल्याणकारी मतलब किसी पर्सन विशेष का या पूरी की पूरी प्रणाली का या टेक्नोलॉजी का जो है ना शोषण ना हो जाए, शोषण का कारण ना बन जाए। मतलब एक गरीब व्यक्ति का शोषण ना हो जाए उसके अधिकारों का, या गरीब व्यक्ति गरीबी से तंग आके इस तरह की चीजों को, मतलब गर्भ के लिए जो है पैसे के लिए कोई काम ना करे देश में। तो इससे संबंधित, मतलब कुल मिलाकर क्या है कि महिला अधिकार से संबंधित है और लोगों के अधिकार से संबंधित है और प्रक्रिया को कानूनी और कल्याणकारी बनाए रखने से संबंधित है सरोगेसी अधिनियम जो है। तो इसलिए समय समय पर इसमें डेवलपमेंट देखते रहते हैं, समय समय पर इसमें चीजें जो है। तो इसमें हुआ क्या है अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरोगेसी जो विनियमन अधिनियम है, इसलिए ये सरकार ने अधिनियम बना दिया। सबसे पहले 2021 में अधिनियम बना दिया गया और अधिनियम में डिटेल में बताया गया कौन सरोगेसी कर सकता है, कौन करवा सकता है, मतलब कौन दंपत्ति जो ऐसा
सरोगेसी करवा सकते हैं, कौन सरोगेसी कर सकता है, मतलब अपने गर्भ को किराए पे दे सकता है। सबके लिए क्राइटेरिया लिखा गया, सबकी एज का क्राइटेरिया लिखा गया इस कानून में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है कि इसमें वैधानिक आयु सीमा प्रतिबंध उन दंपतियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे जिन्होंने 25 जनवरी 2022, यही मैं बता रहा था अभी कि 25 जनवरी 2022 से पहले जो लोगों ने सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी है उन पे यह लागू नहीं होगा जो अभी प्रतिबंध है। एक यह छूट उन मामलों पर भी लागू होगी जिसमें अधिनियम लागू होने से पहले ही भ्रूण सृजित या फ्रीज किए जा चुके हैं। तो यह भी एक प्रक्रिया है, मतलब क्या कि भ्रूण को अभी किसी गर्भ में नहीं डाला गया है, किसी महिला के गर्भ में, लेकिन उसे क्या लेबोरेटरी में जो है ना फ्रीज कर दिया गया है। भविष्य में उसे कभी यूज किया जा सकता है। तो ये चीज तो इस पे भी लागू होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसका कोर्ट ने यह भी माना कि प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार, तो बेसिकली क्या जो बात मैंने कल्याण और अधिकार की बात कर रहा था, वो सारी बातें कहां से हमें मिलती है, वो मिलती है हमारे संविधान से, कि संविधान ये तय करता है कि किसी भी कानून या किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के जीवन के अधिकार पे रक्षा, जीवन के अधिकार को प्रभावित करे और किसी के जो मूल अधिकार को प्रभावित करे किसी भी प्रकार से। तो ये जो है प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का जो अधिकार है, जिसमें सरोगेसी भी शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। मतलब क्या, एक पक्ष जो हस्बैंड और वाइफ है, एक पक्ष तो ये हो गया, ये जो दंपति हो गए, और दूसरा पक्ष वो जो सरोगेट मदर होगी, ये तो दोनों के राइट को सुनिश्चित करना संविधान जो है बात करता है। तो इसलिए कानून बनाया गया सरकार के द्वारा। तो यहां बात यही की जा रही है, क्योंकि दोनों के जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए, और ये सब कहां से आ रहा है, अनुच्छेद 21 से, जहां दंपति को विकल्प है कि वो इस तरह से इस प्रक्रिया को अपनाकर, टेक्नोलॉजी ने जो दिया है, संभव बनाया है, इस प्रक्रिया को अपनाकर ऐसा काम किया जा सकता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास विकल्प होगा। मूल अधिकार यही तो कहता है ना कि विकल्पों की आजादी होगी आपके पास, तभी तो विकास होगा ना, हर तरीके से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो यही चीज है ऐसे। अब सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में और भी देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था, भारत में सरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित करना, जो बात हमने किया, शोषण को रोकना, नैतिक एवं परोपकारी सरोगेसी को बढ़ाना। यही क्या बोला मैंने, कोई गरीब आदमी अब इसलिए सरोगेट बनने के लिए, मदर बनने के लिए तैयार ना हो जाए कि उसके पास पैसे नहीं है खाने का, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो चलो ये चीजें, तो मतलब कमाई का जरिया ना बनाई जाए इसे, ये कोई कमाई का जरिया नहीं है, ये कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो इसलिए इसे रोक होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया नैतिक और परोपकारी सरोगेसी को ही बढ़ावा देना है, इसलिए इसको कमर्शियल बनाने की बात नहीं की गई। यहीं पे प्रावधान लिखा गया है कि परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जो भारत का कानून है सिर्फ परोपकारी, केवल परोपकारी सरोगेसी को अनुमति देता है, व्यावसायिक को नहीं। मतलब कोई बिजनेस नहीं बना सकता, व्यावसायिक सरोगेसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। आप समझ सकते हैं, अगर व्यावसायिक बना दिया जाएगा तो बाकायदा इसके लिए जो है ना लोग रिक्रूटमेंट होने लगेगी, लोग इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि गरीबी हमारे यहाँ बहुत अधिक है, अशिक्षा बहुत अधिक है, कानून की समझ बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो होगा, जो समाज का कमजोर हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे अभी तक रोक, प्रतिबंध करके रखा गया है, और इसे एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया। जो ऐसा करता है इसे एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया। इच्छुक दंपतियों के लिए पात्रता, अब जो दंपति इच्छुक हैं उसके लिए पात्रता। आप देखिए, पत्नी के लिए कितना है, 25 से 30 वर्ष, ये इसी प्रतिबंध की बात की जा रही थी। और पति की आयु कितनी है, 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, सबकी फिक्स्ड कर दी गई है। और उसके पास कोई जीवित जैविक, मतलब उनका अपना या गोद लिया हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है उनका नहीं होना चाहिए जो जीवित हो, और दूसरा यह गोद लिया भी, ये इसमें कंडीशन है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम में आगे कि सरोगेट माता के लिए, अब दूसरा पक्ष जो मैंने बताया, तो ये तो मैंने बता दिया, जो स्पाउस था, जो दंपति था, और ये जो सरोगेट मदर है, इसके लिए बात की जा रही है। विवाहित महिला होनी चाहिए, सबसे पहले विवाहित होनी चाहिए, जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच हो, और जिसका अपना कम से कम एक बच्चा हो।
क्लियर है चीजें? और सरोगेट बच्चे का अधिकार क्या होगा? सरोगेसी जन्मा बच्चा इच्छुक दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा। ये क्यों कर दिया गया? कि वो उसे छोड़ ना सकें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी ना। तो इसलिए कानून ये बनाता है उस बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके अधिकार सेम ऐसे होंगे जैसे आपका जैविक, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड आपका होता। तो ये ध्यान रखें, उसे प्राकृतिक बच्चे के समान सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। आप उसके बाद ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये चीजें हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या हो, डायरेक्टली उस बच्चे का, होने वाले बच्चे का जो है के अधिकार पे, जीवन के अधिकार पे उसका उल्लंघन हो सकता था। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे ये प्रतिबंध लगा दिया। तो चलिए हम लोग आज के अब 4th आर्टिकल पे आते हैं। जो हमारा चौथा आर्टिकल है वो है संघीय पर्यावरणीय गवर्नेंस के साथ मुद्दे। पर्यावरणीय गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो कानून के संचालन देश में, उससे संबंधित बात है, जो शासन प्रशासन की बात है। संदर्भ क्या है? कि संदर्भ ये है कि केरल में क्या है, केरल में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, जो कि एक तरह से सर्वोच्च कानून है हमारे यहाँ जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से, वन्य जीव के संरक्षण के दृष्टिकोण से, जीव वनस्पतियों के दृष्टिकोण से, और उनके अवैध व्यापार और उनकी हत्या, शिकार, इस सब पे रोक लगाने के दृष्टिकोण से उसमें संशोधन की बात की है। और वहां पे एक विधेयक लाया गया है केरल विधानसभा में, वहां की सरकार के द्वारा। ये है संदर्भ। कानून क्या है? वो जो अधिनियम आया है, विधेयक जो आया है, वन्य जीव संरक्षण केरल संशोधन विधेयक 2025। तो ये क्या है, टकराव की स्थिति हो रही है कि एक तरफ से सेंट्रल लॉ है और दूसरा केरल के तरफ। तो संवैधानिक, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो पॉलिटी के दृष्टिकोण से जो हमारी समझ है, जो संसदीय प्रणाली में क्या है व्यवस्था, कि कुछ विषय है, विषय राज्य सूची में दे दिए गए हैं, संघ सूची में, संवर्ती सूची में। तो ये विषयों के अनुरूप जो है राज्य या संसद कानून बना सकते हैं। कुछ पे दोनों कानून बना सकते हैं जैसे संवर्ती सूची में, लेकिन टकराव की स्थिति में मान्य कौन होता है? संसद के द्वारा बनाया गया, केंद्र के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह की जो स्थिति हमने पढ़ा है बैकग्राउंड में कानून निर्माण से संबंधित, तो ये पर्यावरणीय गवर्नेंस के दृष्टिकोण में ये अभी हाल फिलहाल का मामला आ गया है जिसमें तनाव की स्थिति हो रही है पर्यावरणीय गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, कि केरल सरकार यहाँ पे जो क्या चाहती है, कानून में बदलाव चाहती है, और केंद्र सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो जो प्रस्तावित संशोधन है वो है क्या, वो क्यों आया, ऐसा क्यों लाने पे ये मजबूर हुई केरल सरकार? तो मुद्दा ये है कि मानव पशु संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष, कुछ ऐसे पशु होते हैं, कुछ ऐसे पशु जैसे जंगली सुअर, या बहुत सारे ऐसे नील गाय, हमने सुना है नॉर्थ इंडिया में काफी ये आम है। ये नॉर्थ इंडिया में गंगा के प्लेन में जो किसान है और आम आदमी से भली भांति परिचित है कि खेत को खराब करने में नील गाय की कितनी बड़ी भूमिका होती है, मतलब इनकी संख्या काफी अधिक है। तो मतलब क्या, मानव वन्यजीव संघर्ष कब होगा? जब मानव के हित जो है प्रभावित होंगे। मतलब क्या, उसके द्वारा की जा रही जैसे कृषि है और खेत जो है फसल बर्बाद कर दिया जाए, या उस जीव के द्वारा गांव में प्रवेश हो जाए, मतलब शहरी इलाकों में प्रवेश हो जाए, गांव में प्रवेश हो जाए, और वहां पे किसी तरह से हार्म करने का प्रयास किया जाए उस जीव के द्वारा। तो जब ये संख्या बढ़ जाती है, इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है, तो उस जीव को क्या बोलते हैं? उस जीव को बर्मिन, पीड़क जंतु घोषित बोलते हैं। जिससे क्या है कि मानव प्रजाति जो है ना, या उनके हित जो है प्रभावित हो रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कृषि प्रभावित हो रही है, उनकी जनसंख्या प्रभावित हो रही है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, किसी भी प्रकार से। आप चूहों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, पीड़क जंतु में। कौओं को भी, बहुत सारे पक्षियों को, कौओं को भी कर सकते हैं, जो कि फसल खराब करते हैं बड़े पैमाने पे, अनाज खराब करते हैं, आपका खाना खराब करते हैं, और लॉन्ग टर्म में स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इसको देखा जा सकता है नकारात्मक, जैसे जंगली सुअर फसल तो बर्बाद करते। तो यहाँ पे केरल में यही हुआ, जंगली सुअरों का आतंक काफी बढ़ गया, जिससे क्या है कि वहाँ के किसान और वहाँ का आम जनता जो है ना काफी परेशान
जिसके कारण उनके द्वारा ये संशोधन किया जाने की बात की गई कि केरल राज्य की ये जंगली सुअर को किसमें डाला जाए, इस पीरक जंतु के लिस्ट में डाला जाए, बर्मिन, जिसको क्या बोलते हैं, बर्मिन। तो बर्मिन का मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जो कि मानवीय हित को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से, मानवीय हित को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है, नकारात्मक रूप से। तो जैसे ही कोई जंतु जो है इस लिस्ट में आएगा, इस लिस्ट में, पीरक जंतु के लिस्ट में, कानूनी तौर पे बात कर रहा हूं मैं, तो वैसे ही उसकी हत्या का, उसके शिकार का अधिकार से ऊपर जो संरक्षण है इस कानून के तहत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो हट जाएगा। तो मतलब उसका शिकार किया जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है आवश्यकता होने पर, क्योंकि जो उसको संरक्षण मिला हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि कुछ जंतुओं का इसका तो किया ही नहीं जा सकता है, वन्यजीव अधिनियम यही कहता है उसमें, तो वो प्रोटेक्शन हट जाएगा जैसे इसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी मुद्दा यही है, हम लोग समझ गए, जंगली सुअर को ये पीरक जंतुओं की लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है, जिससे कि ये जो मानव पशु संघर्ष हो रहा है उसको रोका जा सके, मतलब इसकी हत्या की जा सके, मतलब इसकी जो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसका जो है इसको कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके समस्या। तो संदर्भ यही है, हम लोगों ने ये समझा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि विधेयक में क्या था प्रावधान। प्रावधान ये थे, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को समझ लेंगे। चलिए पहले हम लोग प्रावधान को देख लेते हैं, उसके साथ साथ देख लेते हैं क्या है कि इसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। मुख्य वन्यजीव वार्डन वही होता है, एक तरह से आप समझ लें जैसे सामान्य प्रशासन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है। उसी तरह से अगर पर्यावरणीय गवर्नेंस में देखेंगे राज्य स्तर पे तो सबसे बड़ा अधिकारी ये होता है मुख्य वन्यजीव वार्डन, CWW को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। मतलब इस विधेयक में किसी भी वन्यजीव को मारने, बेहोश करने, पकड़ने और स्थानांतरित करने का आदेश दे सके जो मानव आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति पे हमला करता है। देख रहे हैं। उसके बाद क्या, यह विधेयक राज्य सरकार को अनुसूची 2 में शामिल किसी भी वन्यजीव को बर्मिन यानी पीरक घोषित करने का अधिकार देता है। तो मतलब क्या, ये राज्य सरकार अपने पास ये अधिकार ला रही है कि जिससे कि जरूरत पड़ने पे जो भी ऐसा जीव हो उसको कंट्रोल किया जा सके। कुल मुद्दा यही है ना। तो अनुसूची 2 अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो वन्य जीव अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 72 वाला, उसमें 6 अधिनियम है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। तो शेड्यूल, अनुसूची शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4 भी है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 3 और 4 और ये 5, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। तो जितने भी वनस्पति, जितने भी जीव हैं सबको शेड्यूल 1 से लेकर 6 में बांट दिया गया है। अब देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये जो 2 शेड्यूल है, ये 1 और 2 में 2 पार्ट है। पार्ट 2 की बात मैं कर रहा हूं। इनको उच्च स्तर का संरक्षण है, उच्च स्तर का संरक्षण, मतलब इनका शिकार एकदम प्रतिबंधित पूर्णतया, शिकार, व्यापार किसी भी तरीके से, तो हत्या करना तो दूर की बात है। तो इसे पूर्णतया संरक्षण इसे दिया गया है। और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है इस कानून का तो इसके लिए पेनल्टी भी है और यहां तक कि जेल के भी प्रावधान हैं। शेड्यूल 3 और 4 में कुछ नहीं है। शेड्यूल 3 और 4 में इससे कम है, प्रतिबंध इतने हैं, व्यापार पर रोक है यहां भी, लेकिन प्रतिबंध जो है थोड़ा कम है, दंड कम है, थोड़ा सा प्रकृति कम है। और क्या, जो शेड्यूल 5 है, जो बर्मिन प्रजाति मैंने बताया, यही। तो जब भी ऐसा कोई जीव की पहचान होती है तो मांग यही की जाती है कि यहां से निकाल के उसे यहां डाल दिया जाए। समझे हम लोग, यही मुद्दा था, इसीलिए यही संशोधन करना है कि यहां से निकाल के यहां, तो जैसे यहां से यहां आएगा लिस्ट में शेड्यूल 5 में, तो वैसे ही अधिकार मिल जाएगा उसका शिकार किए जाने का, उसका हत्या किए जाने का। ये लीगल बैकिंग जो है, जो संरक्षण था, उसे खत्म हो जाएगा। तो यहां पे बात वही की जा रही है कि अनुसूची 2 में शामिल किसी भी वन्य जीव को, अनुसूची इस शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में
शामिल किसी भी जीव को किसमें कर दिया जाना, शेड्यूल 5 में। अब मैं ये इसको क्यों लिखकर बता रहा हूं, क्योंकि काफी चर्चा में आ चुका है और काफी सालों से चर्चा में, लेकिन यूपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है। तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6, अब ये इतना पुराना फैक्ट, मतलब कोई गंभीर फैक्ट नहीं रहा, ये बहुत चर्चा में आ चुका है ये फैक्ट। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे शेड्यूल 5 खास करके 1 और 2 में से संबंधित जो क्या प्रावधान है। तो इसीलिए तो यहां पे यही है विधेयक में कि शेड्यूल 2 में शामिल किसी वन्यजीव को बर्मिन यानी पीड़क घोषित करने का अधिकार दिया जा सकता है। शेड्यूल 1 को तो किया ही नहीं जा सकता किसी भी रूप में, लेकिन शेड्यूल 2 में जो शामिल है, अगर उनसे ऐसी स्थिति या खतरा उत्पन्न हो जाता है तो। और उसका तो उन जंगली जानवरों को बर्मीन यानी पीड़क घोषित किया जाता है। यही परिभाषा दी गई है कि जो फसलों व पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या बीमारियां फैलाते हैं। कुल मिलाकर ये कि मानवीय हितों को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से। अब यही बोला गया है यहाँ पे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि अनुसूची 1 अनुसूची 2 के भाग 2 में शामिल वन्य जीवों को छोड़कर, मतलब इनको छोड़कर किसी भी वन्य जीव को बर्मीन घोषित कर सके तथा उन्हें अनुसूची 5 में शामिल कर सके। इस लाइन को हम लोग अब समझ गए होंगे। ये तो केंद्र सरकार, ये वाला एक्ट है, लेकिन इसमें अब संशोधन की बात की जा रही है। ये केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया जाता है। तो हम लोग समझ गए ये चीजें कि क्या मुद्दा है और क्या विवाद का विषय बना हुआ है। जो हमने शुरू में देखा था कि कानून बनाने की जो शक्ति है, तो कानून बनाने की शक्ति संविधान में हम लोगों ने देखा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभिन्न विषयों के अंतर्गत जो है विभाजित है। तो यही है कि संघीय पर्यावरणीय जो गवर्नेंस है वो किससे संबंधित जो प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची में जो तीनों सूची मैंने बताई, उसके तहत जो सूची 3 है यानी कि समवर्ती सूची, उसमें है वन और वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण। तो समस्या यहीं पे हो जाती है और टकराव का कारण भी यही होता है कि इसी के अनुसार संसद ने क्या कानून बनाया था, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अधिनियमित किया। और केरल सरकार इसी पे कानून बनाना चाहती है, इसी के संशोधन के लिए। समवर्ती सूची की स्थिति के परिणाम स्वरूप कोई भी राज्य कानून जो केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल होगा, मतलब कानून तो बना सकता है, लेकिन अगर प्रतिकूल होगा तो वो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति के पास। तो अभी जो पारित तो कर दिया गया है, लेकिन वो अब गवर्नर को भेजा गया और गवर्नर के से राष्ट्रपति के पास जाएगा वो। तो ये है मुद्दा यहां पे। चलिए, तो कुल मिलाकर क्या पर्यावरण की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टिकोण से भारत में जो कानूनी ढांचा है, थोड़ा सा उसके गवर्नेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया पिछले आर्टिकल में। ये क्या है, ये भी जो है उभरती हुई टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित और आगे आने वाली जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उससे क्षेत्र से संबंधित न्यूज है। चीन ने दुर्लभ भू खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ जैसे कि लैंथनम हमने सुना है, न्यूमीडियम सुना है हमने, जो परमानेंट मैग्नेट वगैरह बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, रेयर अर्थ। तो हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया परमानेंट मैग्नेट, या जो चमकने वाली चीजें, स्क्रीन वगैरह जो होती है आजकल, स्मार्टफोन की स्क्रीन, एलईडी सामने लगा है उसकी स्क्रीन, या एलईडी बल्ब, इस तरह की चीजें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में इसकी भूमिका है। जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसे बनाए रखने में इसकी, इन मिनरल्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टर से संबंधित जो उत्पाद हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑटोमोबाइल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आप हेल्थ सेक्टर में देख सकते हैं, एमआरआई मशीन वगैरह जो होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उसका दाम बहुत अधिक होता है, उसमें इस प्रकार के मिनरल्स यूज होते हैं। एकदम सामान्य तरीके से मैं बता रहा हूं। मुद्दा क्या है, विषय क्यों, ये चर्चा क्यों बनता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो सोर्स है निक्षेप और प्रोडक्शन भी कहाँ है, चीन में के पास। और चीन के साथ और भी महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, मतलब म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूएसए, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रोडक्शन में मैं बता रहा हूं। इंडिया भी उसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या जो डिफरेंस है चीन और अन्य राष्ट्रों के बीच में बहुत अधिक है। चीन जो है, जहां जो चीन की बात अगर की जाए तो चीन जहां ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स में के प्रोडक्शन में
प्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूं। प्रोडक्शन में जहां लगभग 70% है, वहीं जो निक्षेप है यहां डिपॉजिट लगभग आधे के आसपास, मतलब 46 से 44 टू 46% के आसपास इतना है। तो ये जो है सप्लाई चेन को एक तरह से नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है चाइना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा वहीं से आता है। तो चाइना ने अभी क्या किया है वर्तमान स्थिति में, अब जब पूरे विश्व में देख रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की नवीन उभरती हुई टेक्नोलॉजी काफी क्रूशियल हो गई है, खास करके किसके लिए? स्पेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तो है ही। तो इस तरह के सेक्टर जो नए उभरते हुए सेक्टर एआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो वहां पे इस ऐसी स्थिति में चाइना ने क्या किया है कि सरकार ने जो एक्सपोर्टर हैं उन पे क्या किया है, लाइसेंस लेकर एक्सपोर्ट करने की बात कर दी है, प्रोविजन बना दिया है वहां पे। यही बात है कि चीन की सरकार ने चीन से प्राप्त दुर्लभ भू खनिजों के निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस लेकर अभी 1 महीने पहले, कुछ समय के पहले की बात है कि जब चीन ने इस एक्सपोर्ट को पे रोक लगाने की बात की थी, कंट्रोल करने की। अब ये चीजें सामने आ ही गई कि मुद्दा यह है कि बिना सरकारी अनुमोदन के दुर्लभ भू खनिजों के निष्कर्षण के लिए तकनीकों, चुंबक निर्माण और सैन्य संबंधी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि गवर्नमेंट सैंक्शन ना मिले, लाइसेंस ना मिले। और जो कि क्या है अभी एडवांस चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अनुसंधान में विकास पे जिसका प्रभाव, भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। तो हम लोग देखा इसका एप्लीकेशन के आगे हम लोग जानेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि आपूर्ति श्रृंखला पे उसका पूरी तरह से पकड़ है, यही कारण है। दुर्लभ भू खनिजों के बारे में क्या है, 17 खनिज शामिल होते हैं, मतलब क्या, 15 तो वही है लेंथेनाइट सीरीज जो है, मतलब पीरियोडिक टेबल हमने ध्यान से, अगर ध्यान है हमें तो देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 15 ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें नियोमीडियम वगैरह मैंने बताया, और 2 लेंथेनाइट था, स्कैंडियम और इट्रियम है। ये तो 17 हैं कुल मिलाकर। और इस 15 में मैंने जो नाम बताया था अभी नियोमीडियम, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट। ये खनिज लोहे धूसर रंग से लेकर चांदी जैसे चमकीले होते हैं और सामान्यतः नम आकार, लचीले तथा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि काफी हाई डेंसिटी होता है, हाई इसका हाई डेंसिटी होती है इसकी काफी। अपने नाम के विपरीत खनिज प्रकृति में बहुत दुर्लभ नहीं है, बल्कि मध्यम मात्रा में पाए जाते हैं। मुद्दा इनका क्या है कि अलग अलग छोटे छोटे, मतलब छोटी छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। समस्या यही है इसके साथ। तो दुर्लभ भू खनिज हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, रक्षा प्रणालियों, उन्नत औद्योगिक उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों, नई उभरती प्रौद्योगिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। हमने अभी एप्लीकेशन पे बात की थी कि एप्लीकेशन क्या क्या है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, किनके निर्माण में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भूमिका है या नहीं है। अब जैसे हार्ड डिस्क जो बन रहा है, स्पीकर जो बन रहे हैं, ये जो आप ये देखो, आप इसमें जो परमानेंट मैग्नेट है, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें जो आने वाली इंडस्ट्री की काफी, टरबाइन बनाने में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, तो ये चीजें जो जितनी भी इमर्जिंग इंडस्ट्री है देश में उसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके सप्लाई पर अगर रोक लगाया जाता है तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई वहां से आता है। भारत में भी प्रोडक्शन में स्थान है भारत का, लेकिन जहां चीन का 70% है वहां भारत का 5% से भी लेस है। देखिए आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण, यही है बात यहाँ बोली जा रही है कि वैश्विक दुर्लभ खनिज खनन में चीन का लगभग 70% है। भारत के पास भी दुर्लभ भू खनिज का विश्व का 5वां सबसे बड़ा भंडार तो है, लेकिन यहाँ चैलेंज यही है कि जो अंतर है काफी अधिक है, अंतर काफी अधिक, वहां 70%, यहां तक कि इसके बाद जो सेकंड भी है यूएसए, उसमें भी काफी डिफरेंसेस है सेकंड और थर्ड में।
तो इसलिए ध्यान रखेंगे। निष्कर्षण की जटिलता, तो जैसा हमने बताया कि भू खनिज प्रकृति में बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, मतलब इकट्ठा करके निकालना, मतलब ऐसा नहीं कि कोयला जैसे पाया जाता है एक बेड में ऐसे, या कोई अन्य खनिज ऐसे बेड में, तो यहाँ पे किया और पूरा निकाल लिया ऐसे एक साथ, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये क्या होगा, ऐसे बिखरे हुए होंगे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होगा कि आर्थिक रूप से वहनीय नहीं होता है, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है इसके खनन में। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, तो कुल मिलाकर क्या है कि पर्यावरण संबंधी खनिज खनन और प्रसंस्करण जो है काफी टॉक्सिक है। और एक बात, जल की मात्रा काफी लगती है इसमें प्रोसेसिंग में। तो ये ध्यान रखिए, ये सारे चैलेंजेस हैं। भारत क्या कर रहा है इसके लिए पहल? सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, काफी जोर शोर से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में शुरू किया गया है। आपने इससे पहले जो है करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा इसे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के लिए क्या है, एक मिशन है, एक रोड मैप है कि जिसमें कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन विकसित करना है, उसमें अपनी भूमिका को मजबूत करनी है, और भारत को जो है ना जो रेयर मिनरल्स है उसकी आपूर्ति श्रृंखला और उसके उत्पादन के दृष्टिकोण से मजबूत स्थिति में ले जाना है। ये है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, विदेशों में खनन से संबंधित एक कंपनी बनाई गई है भारत की। भारत की कंपनी है, और वो क्या करती है, जो बाहर में जहां पे इस तरह के मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, वहां पे सब उसे प्राप्त करने के लिए ये काम करती है। अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना की कंपनी, जो सरकारी कंपनी है, वहां से लिथियम के निष्कर्षण के लिए इसने टाई अप किया है, वहां के गवर्नमेंट, जो पहला अपने आप में लिथियम माइनिंग के लिए किया गया है। तो यही है, इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों के लिए विदेशों से रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो अर्जेंटीना, हमने सुना है साउथ अमेरिका में जो लिथियम ट्रायंगल जिसको की बात की जाती है, खनिज सुरक्षा साझेदारी, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई वाली इस पहल से जुड़कर वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। अभी हमने इंडिया यू के पार्टनरशिप भी देखा, तो वहां भी ये चीजें सामने आ रही थी। तो भारत इसके लिए काफी प्रयासरत है कि अपने द्विपक्षीय संबंधों और अपने बहुपक्षीय संबंधों के आधार पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्राप्त किया जा सके, जिससे आने वाली जो उभरती हुई इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, उसमें हम अपनी स्थिति को मजबूत बना पाए। तो चलिए अब शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज क्या है? सबसे पहले सक्षम। सक्षम क्या है? रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें क्या, थल सेना स्वदेशी रूप से विकसित, सबसे पहले यही नाम ध्यान रख लेंगे, स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम है। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, पूरा फुल फॉर्म तो ये है। अब ये या तो यही दिया जा सकता है या नाम दे दिया जाएगा। और इसे आप देखो कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उसके पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जो है बहुत सारे ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से। तो ड्रोन को डिटेक्ट कर पाने में हम कितने कैपेबल हैं, जिससे कि हम अपना जो आकाश है, मतलब वायु प्रणाली है, पूरी तरह से अपने आसमान को भी सुरक्षित कर पाए, जहां से दुश्मन के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमला ना किया जा सके। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस। मतलब ये जमीन से एक ऊंचाई तक, ऐसी प्रणाली कि जमीन से एक ऊंचाई तक, मतलब ये 3000 मीटर इसको बोला जाता है। मतलब रक्षा क्षेत्र में यूज होने वाले सब मॉडर्न वर्ड हैं, कि जमीन से 3000 मीटर तक निगरानी करने वाली प्रणाली, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? टैक्टिकल बैटल फील्ड। ये टैक्टिकल बैटल फील्ड है। क्यों? क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो मिसाइल्स वगैरह हैं या ड्रोन है, जो भी सिस्टम है, वो इस ऊंचाई तक से प्रवेश कर सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो हम लोग उसमें कैपेबल होने चाहिए कि पूरा इतने बड़े एरिया को कवर कर पाए। तो क्लियर है, दो चीजें मैंने बताई, टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस जो 3000 मीटर तक होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो जमीन से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक होता है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में एक सेना इधर, एक सेना इधर, और ये आमने सामने लड़ती थी। उसके बाद क्या हुआ, एयरफोर्स का विकास हुआ। तो एयरफोर्स का विकास हुआ तो आसमान में भी लड़ाई होने लगी, थोड़ा 2 डायमेंशनल हुआ, मिसाइल वगैरह का
ये हुआ। लेकिन अब क्या 3 डायमेंशनल हो चुका है। तो एक तरह से ये सब टर्मिनोलॉजी जो सामान्य रूप से आजकल यूज किए जाने लगे हैं, बहुत चर्चा में रहता है न्यूज़पेपर में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली वही है, और ये एक मॉड्यूलर और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली जो सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करती है, और वही कुल मिला के ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम को लक्षित करेगा और रियल टाइम में पहचानने, ट्रैक करने, निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। ठीक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये कंपनी नाम ध्यान रख लीजिए, जितना महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने बता दिया। चलिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पॉलिटी में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। हम लोगों ने उच्च न्यायालयों के मतलब हायर कोर्ट्स जुडिशरी में जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में तो काफी बार पढ़ा है। ये क्या है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की जा रही है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान दिए गए, कहाँ दिए गए, अनुच्छेद 233 में। ठीक है ना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नियुक्ति प्राधिकारी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है, और राज्य जो प्रक्रिया बनती है, ये ध्यान रहे। ठीक है। अभी क्यों चर्चा में, अभी चर्चा में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कोई भी ऐसा न्यायिक अधिकारी जिनके पास वकील के रूप में और सेवा में रहते हुए 7 साल का अनुभव है, वो जिला न्यायाधीश में सीधे भर्ती के लिए पात्र होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत वकीलों और सेवारत उम्मीदवारों दोनों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही 7 वर्ष का अनुभव की शर्त अब न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी, मतलब वकील प्लस जुडिशियल ऑफिसर दोनों को 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, अंडर सी केबल्स, हम जानते हैं कि अंडर सी केबल्स कम्युनिकेशन लाइंस को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, सागर में जो केबल्स के जरिए, और ये केबल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। यहां भी हम देखेंगे इंटरनेट लाइन जो बिछ रही होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। वो जो वायर होती है जिसको जमीन में बिछाया जाता है इंटरनेट के लिए, तो वही ऑप्टिकल फाइबर ये समुद्र में जो है ना डाला जाता है, जिससे जो है एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। तो पूरे दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर के रूप में के द्वारा चल रहा है। तो ये अंडर सी केबल्स अभी चर्चा में, क्योंकि मेटा जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या है, अपना वाटर वर्थ नाम का अंडर सी केबल है। पूछा जा सकता है वाटर वर्थ क्या है निम्नलिखित में से, तो ये क्या अंडर सी केबल है, सिंपल मेटा का। और इसने क्या है, इस प्रोजेक्ट के लिए 2 जगह को लैंडिंग साइट बनाया है, मुंबई को और विशाखापत्तनम को। तो ये फैक्ट है, तो इसीलिए चर्चा में था। तो वही फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं, और इसका महत्व देख लीजिए, इसी के जरिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेट चलता है, और इनके माध्यम से 90% डेटा, 80% वैश्विक व्यापार और लगभग $10 ट्रिलियन मूल्य का ट्रांजैक्शन इसी से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। रोग प्लेनेट मतलब बीमार प्लेनेट मत समझिए, मतलब जो ऐसा प्लेनेट जो अब प्लेनेट नहीं रहा या किसी प्रकार से वो, मतलब है क्या कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि एक युवा रोग प्लेनेट खोजा गया है जो अपने आसपास के पदार्थ को सक्रिय रूप से आकर्षित व संचित कर रहा है। मतलब क्या कि अभी भी वो आकर्षित ही कर रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी उसका आकार बढ़ ही रहा है, फिक्स नहीं हुआ है, मतलब या तो टूट रहा हो या फिर वो बढ़ रहा हो, मतलब आकर्षित कर रहा हो। तो इसी तरह से मतलब ग्रह, मतलब आकार तो ग्रह के लिए क्या है, आकार तो बड़ा हो गया, उसका एक ये भी है, एक क्या ऑर्बिट भी है उसकी, लेकिन वो अस्थायी है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी जो है ना पदार्थों को ग्रहण कर ही रहा है। तो इसी प्रकार के प्लेनेट को क्या बोलते हैं, रोग प्लेनेट। हो सकता है उसका पदार्थ ग्रहण करने से, आकर्षित करने से बड़ा होगा, और उसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका मास चेंज हो जाएगा। ये चीजें संभव हो सकती है, तो इसीलिए इसको पूर्णतया ग्रह नहीं बोलते हैं ऐसे को। और कुल मिलाकर ये बनता कब है, ये बनता उसी समय जब ग्रह प्रणाली जब विकसित हो रही थी। जिस भी ग्रह प्रणाली में, जैसे पृथ्वी है तो सोलर मंडल में सूर्य के तारे के आसपास हम लोग घूम रहे हैं, तो वैसे जब बन रहा था तो ग्रह प्रणाली के निर्माण के शुरुआती और अस्थिर चरणों में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जब ये बना उसका प्रणाली पूरी की तरह से, उसका जो सौरमंडल, उसी में हुआ क्या कि वो उसको बाहर कर दिया गया। तो बाहर करने के बाद क्या है कि अभी उसकी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कक्षीय अस्थिरता के कारण यह प्रक्रिया कभी भी हो सकती है। यही बताया गया। तो कक्षा के सामान्य ग्रहों के विपरीत रोग प्लैनेट किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूमता रहता है, तो कहीं भी
इंटरस्टेलर वर्ल्ड में घूम सकता है। तो ऐसा कि यही है ना कि ये तो फिक्स्ड है ना सबका, जैसे सोलर मंडल है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे सन है ये फिक्स्ड है ना, सब फिक्स्ड है। लेकिन क्या अगर ये प्रक्रिया से अगर कोई बाहर निकल गया अपने साइज के कारण या किसी भी कारण से कि उन पर टूट फूट हो गई, साइज इतना नहीं रहा, तो अगर बाहर निकल गया तो वो ओपन स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, तो यही रोक प्लेनेट का अध्ययन करने से ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया, ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता और अंतर तारकीय मैटर के साथ, क्यों, क्योंकि वो जो मैटर है वो उसी प्रक्रिया में जन्मा है ना जिससे और अन्य ग्रह की उपस्थिति उत्पन्न हुए हैं। चलिए, बस्त पीएलआई योजना क्या है? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, हमने सुना है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जाती है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये महत्वपूर्ण रही है। क्या है कि वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन में संबंध प्रोत्साहन, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। योजना में बड़े संशोधनों की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, संशोधन की बात हो रही है, मतलब पहले से चल रहा है। मुख्य संशोधनों में क्या है? पात्र उत्पादों के दायरे का विस्तार किया गया है, निवेश और टर्नओवर की शर्तों में कमी आदि शामिल है। ये सब चीजें डेवलपमेंट है, यही है। तो अब वही इसके बारे में देख लीजिए कि ये कौन लाया गया है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। अब क्या उद्देश्य क्या है? मानव निर्मित फाइबर परिधान कपड़ों में तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन को बढ़ाना, जिसका कि देश की खपत के लिए भी एक्सपोर्ट भी किया जा सके। ठीक है, जिससे कि सेक्टर को विकास हो और उसमें रोजगार भी उत्पन्न हो और भविष्य के लिए वो देश को भी लाभकारी हो। अवधि क्या है? 21 से 23 तक 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसमें इंसेंटिव दिए जाएंगे। अवधि ये है, उसमें 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव मिलेगा। निगरानी और कार्यान्वयन क्या है? सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह, एक इंपॉवर्ड कमिटी बना दी जाएगी, सिंपल, मंत्रालय के अंतर्गत ये मॉनिटरिंग करेगा। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, नाम रख लीजिए, अभी तुरंत ये नोबेल पुरस्कार जारी हो रहे हैं। नाम कल हमने केमिस्ट्री का देखा, आज साहित्य का देख रहे हैं। हंगरी के लेखक क्या है? लास्लो क्रास्ना होरकाई। देखिए नाम थोड़ा सा ये है यूरोपियन, वो भी हंगेरियन वर्ड है होगा, सिंपल ये देख लेंगे इसको। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और ये जो लास्लो जो का जन्म क्या है, कहाँ पे हुआ? 1954 में रोमानियाई सीमा के पास हंगरी के विला में। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, नाम याद रख लेंगे कैसे भी, क्योंकि महत्व ये है। और प्रमुख कृतियां यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, शैतान तांगो और द मेलांकोली ऑफ रेजिस्टेंस, ये काफी चर्चित है इनका, वार एंड वॉर ये। और नोबेल पुरस्कार के बारे में दिया, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1895 में, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में। यह स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित। ये सब चीजें बेसिक बात है, फैक्ट से ही ध्यान रखेंगे। और 6 श्रेणियां, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, काफी कॉमन हो चुका है ये इन्फॉर्मेशन। शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान, मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, शिक्षा से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, रैंकिंग से संबंधित। टाइम्स मैगजीन की जो है ये टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कर दी गई है। टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कार्यप्रणाली क्या? 18% संकेतक है, जिसमें क्या है कि शिक्षण, मतलब जो पढ़ाई लिखाई होती है, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण, मतलब जो नॉलेज ट्रांसफर किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक, कितना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर दिया जा रहा है, ये सब इंडिकेटर हैं, उसके आधार पे जो है ना ये रैंकिंग बनाई जा रही है। रैंकिंग 2026 के मुख्य रैंक, शीर्ष रैंक पे कौन है? ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। और भारत में कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, देश में अग्रणी है, जो कि 201 से 250 बैंड, मतलब ये जो इंडिकेटर है उस पर बैंड, उस पर जो ग्रेडिंग जो किया गया, अपनी स्थिति को बरकरार रखा, मतलब पहले भी यही था, मतलब अभी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बल प्रदर्शन। अब ये एक और ये है कि सिंस्थेटे लॉन्गी स्केपा, मतलब बेसिकली ये क्या है? पाया गया शुष्क अटाकामा मरुस्थल जो है उसमें जो है एक पुष्प प्रजाति है। तो चर्चा इसकी क्यों है कि ये जो फूल है इतने शुष्क मरुस्थल में जीवित कैसे रहता है, मतलब प्रक्रिया जो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो अटाकामा मरुस्थल है वो सबसे शुष्कतम स्थानों में से एक है पूरे दुनिया में। तो अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क तटीय मरुस्थलों में से, जो चिली की उत्तरी तटीय भाग में लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में है, मतलब पानी की अत्यधिक कमी वाले स्थान में है। अब क्या है ये देखेंगे,
ये पादप क्या है? कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म नामक एक अत्यधिक प्रभावी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण का ये प्रकार है जिसको ये फॉलो करता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये रात में क्या कर लेता है कि रात के समय अपने रंध्र खोलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे मौलिक अम्ल में चेंज कर लेता है और वही के रूप में संग्रहित कर लेता है। यह अनुकूलन मरुस्थलीय परिस्थितियों में पानी की बचत और जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान रहे, ये यूनिक प्रक्रिया है। अगर ये चर्चा में है तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इसका नाम ये क्यों जाना जाता है या ये कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे यह वनस्पति होती है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल कौन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया? मतलब ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है। क्यों? क्योंकि दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या सशस्त्र बलों के बीच परिचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इंडिया इक्वी पार्टनरशिप की बात की, तो इंडिया इक्वी पार्टनरशिप में बताते रुक गया था कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूके की पार्टनरशिप अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही द्विपक्षीय रूप से, उसके साथ साथ जो यूके के एलाई कंट्री हैं जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े राष्ट्र, सबके साथ भारत के संबंध जो है ऊंचाई तक जा सकते हैं अगर यूके हमारे साथ अच्छे तरीके से आ जाता है हमारे पार्टनरशिप में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था वो, तो जो मैंने यहां बताया, तो ये ध्यान रखेंगे। तो भौगोलिक अवस्थिति हम लोग देख सकते हैं। भौगोलिक इंडियन ओशन, इंडियन ओशन और इधर पैसिफिक ओशन यहां पे देख सकते हैं। यहां पे काफी मरुस्थल, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल जो शुष्क मरुस्थलों में से, मतलब शुष्क और हाँ, जो हॉट डेजर्ट हैं दुनिया के सबसे, वो यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र से लेकर उधर तक। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है भौगोलिक विशेषताएं? 1/3 से अधिक हिस्सा मरुस्थल और महत्वपूर्ण मरुस्थलों में क्या ग्रेट सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब देखिए सब मरुस्थल ही है। ये थोड़ा ये पार्ट छोड़ के, ये पार्ट छोड़ के ये पूरा मरुस्थल है। पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, मध्यवर्ती हिस्सा, सेंट्रल हिस्सा, ये सब पूरा मरुस्थल है। उसके बाद क्या है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मैकडोनल रेंज, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे काफी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। प्रमुख नदियां मर्रे डार्लिंग बेसिन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लांचन, मुर्रे, यहाँ पे ये नदियां हैं। तो यहाँ पे जो है ना पशुपालन और खेती के लिए, इसलिए ये रीजन काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रवालों के लिए, प्रवालों की एक पट्टी है जो विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है ना आज के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं एक बार। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है लेकिन विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में प्रवाल का सबसे बड़ा समूह है। आसान है प्रश्न, बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन सा प्राधिकरण किसी जंगली जानवर को पीड़क जंतु घोषित कर सकता है? एकदम आसानी से, कौन सा प्राधिकरण? देखिए यहाँ पे काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ भू खनिजों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये तो परिभाषा है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है एक प्रकार हमने भी बताया था कि निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से स्टेटमेंट कि भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होना भी शामिल है। तो जो इनिशिएटिव्स हैं वो बताए गए हैं, तो ABCD हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 5 सरोगेसी अधिनियम विनियमन अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधानों और प्रासंगिक न्यायिक व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, सही स्टेटमेंट है, चुनना है आपको। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, कुल मिलाकर हमारा ध्येय यही है, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो इसीलिए करंट अफेयर की जो तैयारी है, जो खास करके न्यूज टुडे की, इसी तरह से आपकी तैयारी को इसलिए जो है ना तैयारी में जो है ना काफी सहायक हो सकता है। तो आप लगातार इसे करेंगे अगर,
तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी जो है ना सहज महसूस कर रहे हैं यूपीएससी के ट्रेंड के अनुरूप अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, अटाकामा रेगिस्तान में अध्ययन किया गया एक जलवायु अनुकूल पुष्प सिंस्थेटे लॉन्गिस्केपा अत्यधिक शुष्कता में भी जीवित रहता है, क्योंकि यह, हमने देखा प्रोसेस यही है। अब हमें पता चलेगा कि कौन सा न्यूज है और उस न्यूज में क्या पूछे जा सकते हैं। क्या यहां पे पर्यावरण में पूछा जा सकता है, अगर और अन्य जगहों पे क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, या हमारे लिए उपयोगी प्रीलिम्स के पर्पज से क्या है और मेंस के पर्पज से क्या है। तो इस तरह से हमारे लिए ये जो चर्चा है इसलिए फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए देखते रहिए। धन्यवाद।